सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाम सलीम्स लेक्चर्स। बात करेंगे इस लेक्चर में केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया था, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल को स्टार्ट किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। शुरू करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टार्ट कर दिया था और इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई थी। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं। इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर भी कह सकते हैं। जैसे कि बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये किससे मिलके बनते हैं? मोनोसेकेराइड से। अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अमाइनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और इनसे मिलकर के प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड मीन्स उसकी दो टाइप डीएनए आरएनए जो है इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और फैट्स, ग्लिसरॉल्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। फिर यहाँ पे कुछ आपके सामने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लिखे थे जिन्हें समझाया था कि कोई भी दो बड़े बायोमॉलिक्यूल, यहाँ इनमें से कोई भी दो बायोमॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जो अब जो न्यू मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स लिख दिया गया था, एस लगा दिया था। कोई कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी दो बायोमॉलिक्यूल्स को। ठीक है। फिर इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपको बताना जरूरी है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक में हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग के लेक्चर डिजाइन किए जा रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। स्टूडेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव किए रहेंगे। प्रोटोप्लाज्म की एक टर्म यूज है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में। उन्हें एग्जैक्ट डेफिनेशन मालूम नहीं होती या डिफरेंस मालूम नहीं होता। यहाँ बताती चलूं मैं कि प्रोटोप्लाज्म एक कंबाइंड टर्म है जो हम यूज करते हैं मेनली फॉर द लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। होता क्या है आपको मालूम है? मैं यहाँ जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, सपोज कर लें कि सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है। अब यहाँ जो सेल है वो इनक्लोज हुआ हुआ है इस मेम्ब्रेन से। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इस सेल में जो लिविंग पार्ट होते हैं उनको हम कंबाइन करके ना प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। आप इतना लेंदी नहीं बोलते हो ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज फाउंड इनसाइड द सेल। तो इन सबको हम सम अप करके सिंपली क्या कह देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर आपसे सवाल हो जाए डिफाइन प्रोटोप्लाज्म, तो इजीली यू कैन डिफाइन इट नाउ। आगे चलते हैं। देखिए ये स्लाइड आप तमाम स्टूडेंट के लिए जो न्यू है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो ये समझ लेते हैं तो आगे ग्रेजुएशन लेवल एंड देन कोई एमबीबीएस करता है, कोई बीडीएस करता है, फार्मडी करता है या मास्टर्स करता है, तो उसके लिए काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आपकी एडवांस स्टडीज तक ये बिलोंग करते हैं ना, वहां तक आपको रिलेट करते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ना समझ में आए बार बार आप इसे रिप्ले करके इसे सुनिएगा और अपनी बुक सामने रखिएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरीके से ये लेक्चर आपके लिए मैक्सिमम यूजफुल और इफेक्टिव हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर यूनिट्स एंड लिंकेजेस। क्या मतलब है इसका? हमने बायोमोलिक्यूल के नाम तो याद कर लिए। आपसे कोई पूछता है बायोमोलिक्यूल्स के नेम बताएं, तो आप कहेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। व्हाट आर दीज? दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। ये क्लियर होगी आपको? सवाल ये है, ये बायोमोलिक्यूल्स बने कैसे? आपने क्या जवाब दिया? ये बायोमोलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये अपने अपने स्मॉल यूनिट से, मोनोमर से, स्मॉल यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है। तो क्या अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट को बना देगा, लिपिड को बना देगा, न्यूक्लिक एसिड को बना देगा? नो। अमाइनो एसिड जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी सिंथेसिस के लिए, किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब यहाँ हम इंडिविजुअली बात करेंगे कौन सा बायोमोलिक्यूल किस मोनोमर से मिलके बना है। और कोई भी दो मॉलिक्यूल जब आपस में जोड़े गए हैं इनको बनाने के लिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल आपको दी थी, आपके सामने सपोज कर ले इस वक्त एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपके रूम की वॉल है, तो वो वॉल कैसे बनी? वॉल जो है उसे बायोमोलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लीजिए। वो किससे मिलके बनी? स्मॉल यूनिट से, यानी ब्रिक्स से, ब्लॉक से मिलके बनी है। तो ये जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जो ये कैसे जुड़े आपस में? देखें, वो ठीक है कि ये ब्रिक्स और ब्लॉक्स ने मिल करके एक वॉल बना दी, बट इनको जोड़ने के लिए सीमेंट ने भी तो रोल प्ले किया है।
ठीक है ना। कनेक्शन भी तो आप दो पेपर को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आप यूएचयू गम यूज करते हैं ना, कोई भी गम आप यूज करते हैं ना दोनों को जोड़ने के लिए। तो इसी तरीके से हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम बायो मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और वो बड़ा मॉलिक्यूल एक है, सिंगल है। वो किससे मिलकर बन रहा है? मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं इसकी सिंथेसिस में ना, इसको बनाने में। तो उन स्मॉल मॉलिक्यूल को कोई जोड़ेगा भी तो ना, उनको जुड़ना भी तो है ना आपस में। तो इनको जोड़ने के लिए एक बॉन्ड चाहिए होता है, एक लिंकेज चाहिए होता है। तो हर बायोमोलिक्यूल जो बनता है स्मॉल मॉलिक्यूल के कंबाइंड होने से बनता है, और स्मॉल मॉलिक्यूल जो कंबाइंड होते हैं वो किसी ना किसी बॉन्ड, किसी लिंकेज के थ्रू कंबाइंड होते हैं, और उनको हमने उन बॉन्ड्स को, उन लिंकेजेस को डिफरेंट नेम दे दिए हैं। ठीक है। कैसे? सबसे पहले डिफिकल्ट, थोड़ा सा आपके लेवल के लिए डिफिकल्ट है ये। सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझाऊंगी, और यही रूल बाकी तमाम बायोमोलिक्यूल में फॉलो हो रहा होगा। क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगी मैं आपको। शुरू करते हैं अब बॉन्डिंग के बारे में ना। पहला बायोमोलिक्यूल है यहाँ पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तीन कैटेगरी में एक्चुअल में डिवाइड किया हुआ होता है। एक को हम कहते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ना, मोनोसेकेराइड, डायोलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड है। अब ये कंबाइंड टर्म यहाँ पे यूज हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है बायोलॉजी न्यू बुक जो उन्होंने दी, उसमें सिर्फ इन्होंने इनके दो नाम मेंशन किए हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्लासेस हैं। किसकी क्लासेस हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की ही क्लास है। ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड कैसे बने यहाँ देखिएगा। इंडिविजुअली ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ना, कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? मोनोसेकेराइड से। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि ये तमाम कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने? मोनोसेकेराइड से। सवाल ये है कैसे बने। जवाब सुनिए। ये एक जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको सपोज कर लें ये एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है। ये कंबाइंड, प्लस का साइन मैंने बनाया, ये कंबाइंड किसके साथ हो रहा है? अपने जैसे सिंपल दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत सिंपल होता है। सिंपल चीज ही मिलकर कॉम्प्लेक्स चीज बनाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड जो कॉम्प्लेक्स है, और जो सिंपल है वो ये मोनोसेकेराइड है। एक मोनोसेकेराइड कंबाइंड हो रहा है, प्लस का साइन यहाँ पे शो हो रहा है, किसके साथ? दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ। when two monosaccharide combine together, join together, they form diasaccharide। और से सुनिएगा, मोनो मीन्स होता है वन, सैकराइड मीन्स होता है शुगर, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ये रहा और एक ये रहा। टोटल कितने हो गए? 1 + 1 = 2। यानी ये अब आपके पास जो सिंगल एक मॉलिक्यूल बना है, ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट के कंबाइंड होने से बना है। तो ये देखें साइज में जरा बड़ा है। ठीक है। क्योंकि ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट के कंबाइंड होने से बना है, तो टू के लिए हम टर्म यूज करते हैं डाया। डाया मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, डाया मीन्स टू। ठीक है। एंड अगेन सेकेराइड मीन्स शुगर। तो जब दो मोनोसेकेराइड कंबाइंड होते हैं, क्या बनता है? डायासेकेराइड बनता है। अब ये जो कंबाइंड हुए हैं, प्लस का साइन है, इनके बीच में एक बॉन्ड था, और वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या आप इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह दीजिए। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, टेल मी द नेम ऑफ बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डायसेक्राइड। या ऐसा सवाल आ जाएगा, व्हेन टू मोनोसेक्राइड कंबाइन टुगेदर, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डायसेक्राइड, अ बॉन्ड बिटवीन देम इज डैश। तो वो ब्लैंक आपको एक बना देंगे, आपने उस ब्लैंक में लिखना होगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक टर्म ओलिगोसेक्राइड की लिखी हुई, इसका क्या मतलब है यहाँ से समझ में आएगा। जब दो मोनोसेक्राइड कंबाइंड होंगे तो डायसेक्राइड बनेगा, और जब तीन होंगे तब क्या होगा? यहाँ देखिएगा, एक मोनोसेक्राइड, ये दूसरा मोनोसेक्राइड, और ये तीसरा मोनोसेक्राइड। और यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब वो तो आपको पता चल गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोनोसेक्राइड को कंबाइन करने के लिए। तो अब जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, वो देखें डायसेक्राइड से साइज में जरा सा बड़ा बनाया मैंने, तो वो क्या है? ओलिगोसेक्राइड। मतलब 3 ऑनवर्ड, कब तक? 3 से लेकर 10 तक जितने भी मोनोसेक्राइड, अब यहाँ पे मैंने 3 कर दिए ना, 3 से स्टार्ट होता है, दो होंगे तो हमेशा से वो डायसेक्राइड कैटेगरी में जाएगा। लेकिन जब 3 हो जाएंगे तो अब हम उसे डायसेक्राइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि डाया मीन्स 2 होता है। तो हम 3 मोनोसेक्राइड को कंबाइन करके उसको डायसेक्राइड तो हरगिज नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पे 3 है तो ट्राइसेक्राइड। और अगर 4 हो जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, फ्रॉम 1 to 10,
हम जितने जो भी प्रोडक्ट फाइनल बनेगा हम उसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। और इन तमाम मोनोसैकेराइड के कंबाइंड होने में जो यहाँ पे हमेशा बॉन्ड बना करेगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोर देन 10 हम क्या कहेंगे, क्या मोर देन 10 अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यू मॉलिक्यूल बन गया है जो कि 10 प्लस मोनोसैकेराइड के कंबाइंड होने से बना है, तो अब हम क्या उसको ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे? हरगिज नहीं, अब हम उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे। पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, मीन्स ये ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। जरा इन बॉल्स को आप काउंट कर लीजिएगा। ये मैंने 10 प्लस बनाई है, तकरीबन 11 मैंने बनाई है। और इन सब के दरमियान जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और इन सब ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया। मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकी ड्यू टू द शॉर्ट स्पेस शॉर्ट स्पेस इन द स्लाइड। तो स्पेस कम होने की वजह से मैंने बस इसको इतना ही बनाना ठीक समझा। ये आपके सामने पॉलीसेकेराइड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंटेन करते हैं। इस पर थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया, मैंने दोबारा से ये तमाम डायग्राम्स, ये तमाम बॉन्डिंग इन बायोमोलिक्यूल्स की एग्जाम्पल में नहीं समझाई। एक तो टाइम आपका सेव होगा, सेकंड ये कि सब में रूल यही होगा, बस बॉन्ड के नाम चेंज होंगे। वो बता देती हूँ। आपके पास यहाँ पे एक बायोमोलिक्यूल है, दैट इज प्रोटीन। एज यू नो, अमाइनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और अब ये एक अमाइनो एसिड है और ये कंबाइंड हो रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, एंड गॉन। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन देन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो लिंकेज है बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, ये लिंकेज क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और वी कैन से इट पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरीके से आपके पास तीसरा बायोमोलिक्यूल दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप होती हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और आरएनए को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बता भी चुकी थी प्रीवियस लेक्चर में कि न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। तो डीएनए को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, और आरएनए को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनको भी ऐसी बॉल्स आप कंसीडर कर लें, और बीच में जो प्लस का साइन है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। इन एक्चुअल फॉस्फोईस्टर बॉन्ड लिखा हुआ है, तो फॉस्फोडाइईस्टर भी कह सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद है लिपिड। ये आपके पास फोर्थ बायोमोलिक्यूल है। ये किससे मिलके बना होता है, फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड, टर्पिनॉइड्स। और इनके मोनोमर्स कौन है, फैट्स एंड ऑयल्स अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आप डिपेंड करते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड पे। और फॉस्फोलिपिड्स अगर आपको बनाने हैं तो उसके कॉम्पोजिशन ये होगी, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन मॉलिक्यूल। टर्पिनॉइड्स अगर आपने ये सब क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड, टर्पिनॉइड्स, ये क्या है? अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो आप जवाब दीजिए, दीज आर द क्लासेस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स की सब क्लास है, ये सब खुद भी लिपिड्स ही हैं और हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है। तो हर क्लास अपने अपने स्मॉल यूनिट यानी मोनोमर से मिलकर बनी हुई होती है। टर्पिनॉइड्स किससे बने हुए, आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलकर बने। और ये तमाम जैसे ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइंड हुआ तो कौन सा लिंकेज बीच में था, ईस्टर्न लिंकेज। इस तरीके से आपने बताना होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन लिंकेज एंड ईस्टर्न बॉन्ड या ईस्टर्न लिंकेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ कि जब भी कोई भी दो बायोमॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे, जो तीसरा एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं इनके दरमियान डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल। जो जैसे लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो लाइपोप्रोटीन बनेगा, ग्लूकोज लिपिड अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। तो उनके उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ही, मॉलिक्यूल की नेचर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिंकेज और बॉन्ड रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।